मैं देवव्रत सिंह देव फिजिक्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्योंकि बाद में आप बोलोगे स्वागत नहीं करोगे, इसलिए आपका स्वागत कर दिया है। चलिए, तो आज का जो गंभीर मुद्दा है अपना वो है, स्टार्टिंग है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स से, उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक्स पे चलेंगे एंड देन द टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर एंड नॉन पोलर। तो कहानी बहुत लंबी होने वाली है और मजेदार होने वाली है। तो जैसा मैं यूजुअली कहता हूं आपसे, आप अपनी सीट बेल्ट बांध के बैठे हैं, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे कहते हैं फन, मजा। Let's ready. So first we are going to start with conductor. Okay, what are the conductors? कहानी ऐसी है कंडक्टर्स की कि कंडक्टर्स जो होते हैं they let flow the charge from one place to another। जैसे ये कंडक्टर है और अगर इसके अंदर मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज दिया है तो ये इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो करा सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? दे कैन मूव द चार्ज, दे कैन मूव द चार्ज। और चार्ज को मूव कराना मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना। दे कैन मूव द चार्ज, स्लैश करके लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड द कंडक्टर, inside the conductor, due to the, किस वजह से? due to the free electrons। ये इंपॉर्टेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, due to the free electrons present in conductors। तो ये है कंडक्टर्स की कहानी। कंडक्टर्स जो होते हैं वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो ड्यूटी पे नहीं है। ड्यूटी पे नहीं है मतलब ड्यूटी पे कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से यहां पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है, ड्यूटी कर रहा है। ये ड्यूटी पे नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको जहां चाहे वहां घुमा दो, तो ये कहलाते हैं कंडक्टर्स। तो दीज आर द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? इनके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स तो आपको पता ही है, रबर है, जैसे वुड है। अगर आपको कोई वायर है, वायर से आप डील कर रहे हैं, मान लो आपको वायरिंग करनी है कुछ, तो प्लास लेके यूज करते हो। प्लास पे क्या होता है? जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक है। ऐसा थोड़ी है उस प्लास्टिक को हटा के आप यूज करते हो, नहीं ना? करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो वो प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है। क्या है इंसुलेटर्स? इनके अंदर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अभी बताए थे मैंने, ये वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमेशा अपनी ड्यूटी पे लगे होते हैं। तो ये जो सब्सटेंस है, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, उन सभी एटम्स के अंदर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड। और ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। उस ड्यूटी को छोड़ के ये कहीं नहीं जा सकते। अगर इस सब्सटेंस के अक्रॉस अगर मैं बैटरी लगा दूं, तो उस बैटरी के लगने के बाद भी, मतलब पोटेंशियल के मिलने के बाद भी, ये अपनी ड्यूटी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए इनके थ्रू कभी भी चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, और चार्ज फ्लो नहीं कर सकता तो करंट नहीं बनता। अगर यही कंडक्टर होता, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर पड़े होते, ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलने लगते, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से ये जो बनाए हैं करंट बन जाता। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दे डू नॉट फ्लो द चार्ज, they do not flow the charge due to, क्यों नहीं फ्लो कराता है? due to bound electrons, due to bound electrons।
प्रेजेंट इन इट। बाउंड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं जिसकी वजह से करंट को फ्लो नहीं करा सकता है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो नहीं करा सकता है। कंडक्टर्स के एग्जांपल, लास्ट वाले जो कंडक्टर हमने पढ़ा है उसके एग्जांपल कौन कौन से अच्छे कंडक्टर पता है? मैं ऑर्डर में ही लिख देता हूं, कॉपर, एल्यूमिनियम। कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, कॉस्टली भी होता है इसी वजह से। जो फैन की वाइंडिंग आप कराने जाते हैं तो कई बार क्या होता है, जो फैन सही करने वाला मैकेनिक होता है वो कॉपर के वायर डालने की बजाय एल्यूमिनियम के डालता है। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर होता है, ज्यादा दिन तक चलता है और अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है, चार्ज को फ्लो कराता है। ये कम अच्छा कंडक्टर है, ये चार्ज को बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लो नहीं करा पाता, कम टाइम चलता है। तो यूजुअली वो सस्ते की वजह से एल्यूमिनियम को प्रेफर करके एल्यूमिनियम को डाल देता, बोल देता है सब 100% कॉपर डाला है, कुछ नहीं डाला है, झूठ बोलता है। कॉपर, एल्यूमिनियम एंड देन आयरन। नहीं, आयरन वाला रन नहीं है, आयरन, आयरन लोहे वाला, आयरन मैन वाला आयरन। ओके, तो ये कंडक्टर्स के एग्जांपल हो गए। इसी तरीके से इंसुलेटर्स के एग्जांपल, आप जब नोट्स बनाओगे तो कंडक्टर जहां टॉपिक लिखाया था वहीं पे इन एग्जांपल्स को लिखना, और जहां इंसुलेटर टॉपिक लिखा है इंसुलेटर्स के एग्जांपल इंसुलेटर के नीचे लिखना। कौन कौन से? रबर, प्लास्टिक और इबोनाइट। इबोनाइट भी एक रॉड, इबोनाइट भी एक सब्सटेंस है नी की तरह, ये भी इंसुलेटर होता है। इसके अंदर भी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपनी ड्यूटी पे लगे होते हैं, बेचारे फ्री नहीं होते। फ्री नहीं होते तो कितनी भी बड़ी बैटरी लगा दो ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा ही नहीं सकते। क्लियर है कहानी? दीज आर नोन एज इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर का एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ूंगा, वो कहलाता है डाइलेक्ट्रिक। एक पर्टिकुलर टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं जिनको डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं डाइलेक्ट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसके 75% तक चांस बनते हैं। इसमें एक डेरिवेशन भी आएगा, कुछ एक दो डेफिनेशन भी आएगी और थ्योरी की कुछ बातें भी इसके अंदर हमें सीखने को मिलेंगी। चलिए सीखते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? These are the insulators. These are the insulators. ये एक ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं which do not flow the charge। तो आप सोचोगे ये कौन सी नई बात है, ये तो आपने पहले बता दिया कि चार्ज को फ्लो नहीं कराते इंसुलेटर कहलाते हैं। हाँ, तो these are the insulators which do not flow the charge but they show the electric effect in surrounding of it। ये कुछ नया लाए हैं यहां से, ये कुछ नया है। मतलब ऐसे इंसुलेटर, मतलब डाइलेक्ट्रिक जो है वो ऐसे इंसुलेटर हैं जो चार्ज को फ्लो तो नहीं कराते लेकिन अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर? कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं करते, वो डाइलेक्ट्रिक नहीं कहलाते। लेकिन वो इंसुलेटर जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं वो कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर? ये तो डेफिनेशन हो गई। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। एग्जांपल में लिखता हूं H2 है, N2 है, HCl है, H2O है। ये बेसिकली सारे के सारे इंसुलेटर हैं, लेकिन बेसिकली सारे के सारे इंसुलेटर हैं जो कि चार्ज को अपने अंदर से एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो नहीं करा सकते, लेकिन ये सब अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। अभी कंफ्यूजन ये है साहब, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालो। टॉर्च नहीं है मेरे पास, नहीं प्रकाश डालता मैं जरूर, बिना टॉर्च के डालने की कोशिश करता हूं एक बार। देखिए क्या है, जैसे H2 है, मैं कह रहा हूं ये डाइलेक्ट्रिक है, तो इसके चारों तरफ यहां इस जगह पर पॉइंट P पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ
ऐसे नहीं, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। मैंने क्या किया, एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और इस H2 को उस बाहर से लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये अपना खुद का सेल्फ ओन इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा इस जगह पर, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं ये नहीं कह रहा बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाला तो है ही, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा इस जगह पर। डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कभी बना ही नहीं पाता। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं ये अपना खुद का सेल्फ ओन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इसी को इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। हाँ तो है ना, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया ना, इसीलिए क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, डाइलेक्ट्रिक्स उस तरीके के इंसुलेटर होते हैं जो कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो नहीं करा सकते, लेकिन अपने चारों तरफ अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को शो कर सकते हैं। क्लियर? एग्जांपल यहां लिख दिए हैं। दो एग्जांपल, दो तरीके के ये होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो अब हम इसके टाइप्स पे चलेंगे। दो टाइप के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो पहले पढ़ेंगे पोलर, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं समझते हैं। देखिए क्या है, मैं HCl, पहले मैं एग्जांपल देख लेता हूं, फिर डेफिनेशन देखेंगे। HCl को लिख सकता हूं H प्लस क्लोरीन माइनस +1 -1। तो इनको आयनाइज फॉर्म में लिख दिया, H प्लस और क्लोरीन -1, H+1 क्लोरीन -1। लेकिन हाइड्रोजन का मास कम होता है, ये हल्का और ये भारी। ये हल्का ये भारी, इसलिए दोनों के मास सेम नहीं है, अलग अलग हैं। इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का मिला के, इस सिस्टम का मिला के सेंटर ऑफ मास यहां सेंटर पे लाई नहीं करेगा, बल्कि भारी जो मास है उस तरफ चला जाता है। सिंपल सी बात है, एक झूला है, अगर दोनों साइड में बराबर मास हैं, इधर भी 40 किलोग्राम का लड़का, इधर भी 40 किलोग्राम की लड़का या लड़की जो भी है, तो जो झूला है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा। मतलब उसका सेंटर, अगर दोनों मास बराबर हैं तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे होता है। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ जाएगा। लेकिन एक तरफ भारी, एक तरफ हल्का, फिर झूला कहां बैलेंस होगा? फिर झूला इधर नहीं बैलेंस होगा, यहां कहीं जाके बैलेंस हो पाएगा। मतलब जो पिन पॉइंट है उसको यहां लाओगे तब जाके झूला बैलेंस होगा। मतलब अगर मास अलग अलग होते हैं तो सेंटर ऑफ मास जो है भारी मास की तरफ चला जाता है। तो मैं यही कह रहा हूं, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां सेंटर पे लाई नहीं करेगा, बल्कि भारी मास की तरफ होगा। तो कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज यहां है, पॉजिटिव चार्ज यहां है, मतलब अलग अलग है। अब देखना, हाइड्रोजन का जितना पॉजिटिव, क्लोरीन तो उतना ही नेगेटिव, और दोनों के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है, जिसे 2a या d कुछ भी मान लो। तो बन गया ना इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कम दूरी पर अरेंज होते हैं। मैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहा हूं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो दोनों मॉलिक्यूल, दोनों एटम्स होते हैं, दिए गए मॉलिक्यूल के अंदर जो दोनों एटम्स हैं, उन दोनों के मासेस अलग अलग होने की वजह से सेंटर ऑफ मास जो है इनका कोइंसाइड नहीं करेगा, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो गए। भारी वाले मास की तरफ सेंटर ऑफ मास चला गया, तो ये नेगेटिव यहां, नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहां, पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहां, दोनों के सेंटर ऑफ मास अलग अलग हैं। इसे बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। आगे जो पढ़ूंगा उसमें दोनों का मास बराबर लूंगा, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? सेंटर पे। पॉजिटिव का भी इधर, नेगेटिव का भी इधर, वो आगे की बात है। अभी कहानी ऐसी है, मेरे पास जो भी एटम है उसके सेंटर ऑफ मास अलग अलग है।
पॉजिटिव चार्ज अलग, नेगेटिव चार्ज अलग, दोनों के बीच की दूरी कम दूरी है, इसलिए वो जो डाइलेक्ट्रिक है, वो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, दैट विल बिहेव एज लाइक ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल अपनी एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, जनरल पॉइंट पे, सब जगह, यहां भी होगा, यहां भी होगा, सारे जहां में होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है। क्लियर? तो मैं डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की? द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड नहीं करते, एंड they are arranged at some small distance apart। ये जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पे सजे होते हैं, रखे होते हैं। क्लियर? इस तरीके से polar dielectrics, the center of mass of positive and negative charge do not coincide and they are arranged at some distance apart, hence कैसा बिहेव करेगा? hence the molecule, ध्यान रखना मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, hence the molecule will behave as, कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा। hence the molecule will behave as electric dipole। तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई कि साहब इसमें सेंटर ऑफ मास अलग अलग होते हैं, दोनों के बीच की दूरी कम होती है, तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सकता है। लेकिन अगर यदि मैं इसी दिए गए पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक सब्सटेंस की फॉर्म में लेता हूं, सब्सटेंस मतलब एक वॉल्यूम, मतलब मैंने एक वॉल्यूम ले लिया इस तरीके से। अब मैं एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। इस तरीके का वॉल्यूम ले लिया मैंने, सिंपलिसिटी के लिए एक काम किया, इसके अंदर चार पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल मान लिए मैंने। मान लिया ये जो वॉल्यूम है इसमें 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ऐसा, तो ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग शो करना था, कर दिया, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। मैंने एक जनरल फॉर्म मान ली, मैंने मान लिया कि दिए गए सैंपल में, दिए गए वॉल्यूम में, दिए गए सब्सटेंस में 4 मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा ये देखो, इन 4 मॉलिक्यूल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा? इस नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर हो गया, ओके। इसकी वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर आएगा, ओके। इसकी वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव ऊपर आएगा, इसकी वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव नीचे आएगा, और ये सारे मैग्नीट्यूड में बराबर होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? सारे मैग्नीट्यूड में जितना इसका इधर उतना इसका इधर, जितना इसका इधर उतना इसका इधर, तो ये सारे किसी भी पॉइंट पे, मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया, कहीं भी अंदर मान सकता हूं, तो किसी भी पॉइंट पे इनका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होगा, नेट ईडीएम, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वो 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट 0 होने का मतलब है दिया गया सब्सटेंस अपने चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर सकता। सिंगल मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता था, लेकिन दिया गया सैंपल, दिया गया वॉल्यूम, दिया गया सब्सटेंस अपने चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है। कोई बुरा मत मानो इस बात का, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचोगे तो फिर ये डाइलेक्ट्रिक्स कैसे हुए हैं? डाइलेक्ट्रिक्स हैं, नेचुरली शो नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा इसके चारों तरफ, फिर ये शो करेगा। ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कराना है ना, इसके हमें इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कराना है, तभी तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक्स कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नेचुरली नहीं कर रहा ना,
अननेचुरल तरीके से कराएंगे, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तब ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, निश्चित रूप से करेगा। अब मैंने क्या किया, ये पहला पॉइंट था जिसमें मैंने सिंगल मॉलिक्यूल को देखा, फिर मैंने एक वॉल्यूम को देखा, सब्सटेंस को देखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं। नेक्स्ट कंडीशन में polar dielectric in external electric field। अभी हेडिंग ये है अपनी, पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या किया, मैंने इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, वॉल्यूम को, उस क्रिस्टल को मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये लो साहब, 0 से 3। अब क्या होगा, देख बंधु, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाएगा। क्लियर? ये तो पहले से ही ऐसा था, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। मतलब इस दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन पे टॉर्क लगा के इसको घुमा के इस डायरेक्शन में ला दिया, और इसी को नहीं हर एक को, सबको घुमा के एक ही डायरेक्शन में ला देगा बंधु। ये सारे एक शक्ल के दिखेंगे, एक ही डायरेक्शन में इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा। तो अब किसी भी एक पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये है, इसकी वजह से भी नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर, इसकी वजह से भी नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर। तो पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। मतलब ये हुआ दिए गए पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने से किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होता। मतलब अब ये अपने चारों तरफ अपना खुद का सेल्फ ओन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये अपने चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है। तो बन गया ना डाइलेक्ट्रिक। तो हमने 3 केस इसमें पढ़े पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। सबसे पहले तो सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में बात की, सिंगल मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता था। उसके बाद मैंने बात की, किसकी बात की, फिर हमने एक सैंपल ले लिया, सैंपल ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं किया। क्यों? सैंपल में जब आप लिख रहे थे तो लिख देना ड्यू टू द रैंडम ओरिएंटेशंस, इनके हर एक के ओरिएंटेशन अलग अलग होंगे, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा। तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसकी मैं बात कर रहा हूं जिसमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट 0 था, जब मैंने सैंपल लिया था और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था। तो ड्यू टू द रैंडम ओरिएंटेशन द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? और इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या लिखना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी अ टॉर्क at each electric dipole at each molecule, so they will rotate themselves in the direction of electric field. Hence the net electric dipole moment at any point will not be 0 and it will show the electric effect in surrounding of it. ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। ये तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की कहानी हो गई। अब मैं बात करूंगा किसकी बात करूंगा मैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। चलिए, तो अब जो कहानी है वो नॉन डाइपोलर इलेक्ट्रिक्स की कहानी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की सुनानी है। नॉन पोलर बेसिक आइडिया मैं आपको इसके बारे में दे चुका हूं। इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल ले लो, H2
इसमें हाइड्रोजन ये वाला प्लस, एक हाइड्रोजन माइनस, दोनों बराबर चार्ज बराबर मास, इन दोनों इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई करेगा, मतलब पॉजिटिव का भी सेंटर ऑफ मास यही, नेगेटिव का भी सेंटर ऑफ मास यही। मतलब अल्टीमेटली अब मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही जगह पर हैं। तो ये काय का डाइलेक्ट्रिक, तो ये काय का इलेक्ट्रिक डाइपोल बना, ये तो नहीं बना इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये नहीं है इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव, मान लो ये पॉइंट ले लो, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के द्वारा भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ जीरो होगा, कोई शक होना नहीं चाहिए। तो मैं डेफिनेशन लिखने अब जा रहा हूं। द सेंटर ऑफ मास, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप मत लिखना, आप पूरा लिखना। द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज coincide and they will not show any electric effect in surrounding of it। ये अपने चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे बंधु। कहने का मतलब ये है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, H2 का ले लो, O2 का ले लो, किसी का भी एग्जांपल ले लो, ETC एक्सेट्रा एग्जांपल नहीं है वो, इन दोनों में से कोई भी एग्जांपल ले लो, तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन नेगेटिव, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे लाई करेंगे। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां होगा एक जगह पे, मतलब मैं इसको ऐसे बना सकता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज का भी वही है, नेगेटिव चार्ज भी वही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही जगह पे हो गए, तो ये अपने चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं करेगा। या फिर मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं, पिछली बार हमने ऐसे बनाया था क्योंकि वहां सेम इलेक्ट्रिक, क्योंकि वहां पे सेंटर ऑफ मास दोनों के एक जगह पे नहीं थे। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां शो कर दिया मैंने, मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं। पिछली बार दोनों के सेंटर ऑफ मास अलग अलग थे, तो नेगेटिव का यहां, पॉजिटिव का यहां शो कर दिया था। इस बार दोनों के सेंटर ऑफ मास को यहां शो कर रहा हूं, एक ही जगह पे, यहां बिल्कुल सेंटर में। क्लियर? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि दिए गए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, उसके दिए गए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एक मॉलिक्यूल का, उसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है। ओके, तो इसके सैंपल का क्या होगा? द सैंपल या फिर वॉल्यूम या फिर सब्सटेंस, द सैंपल ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। सेंटर ऑफ मास यहां, सेंटर ऑफ मास यहां, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को कहीं भी शो कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ मास यही होगा हर बार। यहां कहां? यहां सेंटर पे, तो सेंटर पे ही होगा। तो इसके वजह से इंडिविजुअल इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था ही नहीं, जीरो था। इसकी वजह से भी जीरो था, इसकी वजह से भी जीरो था। क्यों जीरो था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q * 2a। Q2a क्या होता है? दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, तो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी थी ही कहां? जीरो थी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हर एक का जीरो था, इसका भी जीरो, जीरो जीरो जीरो। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसके चारों तरफ कितना होगा बंधु? जीरो। क्लियर? तो सिंगल मॉलिक्यूल का जीरो, सैंपल का भी जीरो। आगे अब हम इसी सैंपल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने जा रहे हैं। So what we are going to do now, we will put the given non-polar dielectric substance which is visible like this in a external electric field। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या होगा? अब ध्यान देना, गौर फरमाना, क्योंकि अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसे कहते हैं इंपॉर्टेंट। ओके, समझे?
ये जो सैंपल, ये जो मॉलिक्यूल हुआ करता था जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर हुआ करता था, यहां पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगाता है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। पॉजिटिव को खींच के उधर ले जाएगा, नेगेटिव को खींच के इधर ले आएगा। तो बना दी ना इसने दूरियां। ये पसंद नहीं करता किसी का साथ में रहना, तो ये क्या करेगा, इनके साथ को ये अलग अलग कर देगा। इसको बिल्कुल नापसंद है हम साथ साथ हैं, तो ये क्या करेगा, इन हम साथ साथ हैं को हम अलग अलग कर देगा। पॉजिटिव चार्ज को खींच के इधर ले गया, नेगेटिव चार्ज को खींच के इधर ले गया। तो अब आपको ये ऐसा दिखेगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर चला गया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा होता है ना मॉलिक्यूल, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। लेकिन अभी भी इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी है तो इंसुलेटर ही है, तो इंसुलेटर, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। हाँ, इस इलेक्ट्रॉन का लोकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दिस हैपेंड ड्यू टू द लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। तो ड्यू टू द लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। ओके, तो मैं फिर से देख लें आप इसको, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ है ड्यूटी से, ड्यूटी अभी कर रहा है, लेकिन चार्ज का एक साइड में डिस्प्लेसमेंट हो गया है ड्यूटी करते करते, लेकिन सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहा, अभी एक साइड में आके घूम रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर चला गया है लेफ्ट हैंड साइड में, और पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस हो गया है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। तो ध्यान रखना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को जैसे ही मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, उसके सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर लोकल डिस्प्लेसमेंट हो गया चार्जेस का, और बन गए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गए तो इसका भी होगा इस डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका भी इधर ही होगा, इसका भी इधर, इसका भी इधर। तो किसी भी दिए गए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो सबका एक ही डायरेक्शन में होगा। मतलब नेट ईडीएम, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। हो गया ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से दिए गए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर जो चार्जेस थे, उन चार्जेस का लोकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में दूरियां आ गई। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा बन गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, तो हर एक का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यहां मैंने शो कर रखा है। तो किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अगर कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये सभी एक ही डायरेक्शन में है, तो किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं आ सकता, बल्कि इन सबके वेक्टर सम के बराबर आएगा, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। तो ये है कहानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की दिए गए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आप लिख दोगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड there is local displacement of the charges, due to which the individual molecule of the non-polar dielectric substance will behave as electric dipole. Hence, the given sample will show its own electric dipole moment, hence electric effect in surrounding of it. अपने खुद के इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये अपने चारों तरफ शो करेगा। क्लियर? ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की कहानी हो गई। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का एक सिंगल मॉलिक्यूल क्योंकि दोनों चार्ज एक ही जगह पे होते हैं, अपने चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता। जब मैंने सैंपल ले लिया सभी, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का ही ईडीएम जीरो होता है, तो सारे का मिला के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो जीरो आना ही है। लेकिन जब मैंने इस सैंपल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, इन चार्जेस का लोकल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे बन गए। इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और
इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। तो ये भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो ये कहानी है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। क्लियर? तो एक बात यहां से बहुत क्लियर है कि चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, तो मैं कह सकता हूं ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब पोलर या नॉन पोलर दोनों शो, क्या शो करते हैं? सो द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सराउंडिंग ऑफ इट in presence of external electric field, this effect is known as, अब ये इफेक्ट क्या कहलाता है? This effect is known as polarization। यही इफेक्ट जो है पोलराइजेशन कहलाता है। सुन बंधु, मैंने कहा इंसुलेटर, एक ऐसे इंसुलेटर जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। एक ऐसे भी इंसुलेटर होते हैं जो अपने चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते, वो डाइलेक्ट्रिक नहीं कहलाते। क्या कहलाते हैं उससे हमें मतलब नहीं है, वो डाइलेक्ट्रिक नहीं कहलाते। वो क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि उसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर भी थे, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने के बाद भी इन चार्जेस का कोई लोकल डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता था। लोकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से वो क्या कहलाए? वो डाइलेक्ट्रिक नहीं कहलाए। क्लियर है? इंसुलेटर्स जो है दो तरीके के होते हैं, डाइलेक्ट्रिक, दूसरे डाइलेक्ट्रिक नहीं होते, नॉन डाइलेक्ट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ये पोलराइजेशन की कहानी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने से जो भी दिया गया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो अपने चारों तरफ निश्चित रूप से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, ये पोलराइजेशन कहलाता है। नाउ वन फिजिकल क्वांटिटी इज देयर, पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, either village or city we are going to study polarization density. So what is polarization density? ये जो भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस था जिसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, मैंने क्या कहा? मैंने कहा हर एक मॉलिक्यूल ने अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाया, तो मतलब पूरे सैंपल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन गया। तो जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना है पूरे सैंपल का, अपॉन में दिए गए सैंपल का वॉल्यूम, जीरे से दी, यही कहलाता है पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देने से इसके अंदर जो भी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन गया है उसको डिवाइड कर देना वॉल्यूम से, ये कहलाता है पोलराइजेशन डेंसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ईडीएम पे भी वेक्टर लगाएंगे ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? Polarization density is defined as the electric dipole moment per unit volume developed inside a dielectric substance. Definition लिख लिया आपने? तो ये होता है polarization density. वेक्टर P से इसको डिनोट करते हैं। It is represented by वेक्टर P. नीचे लिख देना it is a vector quantity. बस इतना ही लिखना है आपको। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद पोलराइजेशन डेंसिटी के बाद, अब मैं आपसे इस दिए गए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, मैं बोल रहा था ना ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर। देखो बंधु कंफ्यूज मत होना भैया, मैं क्या बोल रहा हूं, ये डाइलेक्ट्रिक है जो कि इंसुलेटर होता है, ये कंडक्टर नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे साहब कभी हमें ऐसा बताया गया था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो बताया था ना, वो कंडक्टर था। अभी क्या है, इंसुलेटर का एक टाइप, कौन सा? डाइलेक्ट्रिक। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहा हूं इसके अंदर। क्लियर? अरे नहीं अभी सीट बेल्ट मत खोल, अभी सीट बेल्ट, अभी तो इंटरेस्टिंग टॉपिक बाकी है बंधु, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी मैं
इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्लियर? तो सुन, मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए दो प्लेट्स ले लिए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, बना लिया, बना लिया। पूरी जगह मैं नहीं बना रहा मैं, क्योंकि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बनाऊंगा, कॉम्प्लिकेशन ना हो डायग्राम बनाने में, डायग्राम एकदम सुंदर दिखे इसलिए नहीं बना रहा। तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस नेगेटिव फील्ड के अंदर मैंने, किसने, मैंने, आपने, हम सब ने मिलके एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या करता है, चार्जेस का लोकल डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। तो ऐसे करके ये बना लिया हमने, नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव। क्लियर है? तो अब सुन, अब क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया हमने ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस शो किया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या देखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग-अलग हैं, मतलब ये अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपने चारों तरफ बना सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा ये कैलकुलेट करने अब मैं जा रहा हूं। बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको शो कर दिया है मैंने E नॉट से, E नॉट से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर दिया है E नॉट से। डायरेक्शन उसकी तू देख सकता है क्या है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर क्या होगा, अब सुन, इसके अंदर क्या होगा, ये एजेस वाले, साइड वाले, सरफेस वाले चार्जेस को इधर से भी छोड़ दे, इधर से भी छोड़ दे, छोड़ दिए, बाकी चार्जेस को मैंने ये रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दिया। क्यों, देखते हैं। अब सुन क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्जेस, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे यहां और भी बनाना अगर चाहे तो तू बना सकता है, ये सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैसे, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से मिल जाएगा, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव से मिल जाएगा, कैंसिल 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 कैंसिल। तो इन्हें हटा, इस रेक्टेंगल के अंदर जो कुछ भी था उसको हटा, सावन की घटा, हटा दिए। सरफेस वाले चार्जेस बचे रह गए, इनके बीच की दूरी ज्यादा है, ये एक दूसरे को नलीफाई, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करने वाले, इनका इफेक्ट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेगा। अंदर अंदर जितने भी थे उनको कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। क्यों, पास पास हैं, हम पास पास हैं, हम साथ साथ हैं। पसंद नहीं है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, दूरियां पसंद है, दूरियां पसंद है, जो दूर दूर है वो बचे रह गए, जो पास पास थे चले गए। अब जो चले गए उनके बारे में बात नहीं करेंगे। नेगेटिव चार्ज इस साइड में दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड में दिखेगा, तो मैं हटा के नया डायग्राम बना देता हूं। क्लियर, नेगेटिव चार्ज इस साइड में, लोकल डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है वो इधर, जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है लोकल डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो इधर दिखेगा। बाकी अंदर जो चार्जेस थे उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने की वजह से अब वो आपको दिखेंगे नहीं, विलुप्त हो जाएंगे। ओके, एक बात तो निश्चित है बंधु, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट लगा रखा था, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। उससे पहले ये देख, इधर नेगेटिव चार्ज आया, कितना आया, अरे कितना आया, मुझे क्या पता कितना आया, तो एक काम कर QP लिख दे माइनस का, इधर कितना आया प्लस का, पता नहीं, तो प्लस का QP लिख दे। इतना निश्चित है जितना इधर प्लस का आया उतना इधर नेगेटिव आया, माइनस QP इधर प्लस QP, QP मुझे क्या पता QP, ओके, प्लस QP माइनस QP। क्लियर, QP P क्यों लगाया है, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, ये जो लोकल डिस्प्लेसमेंट हुआ था चार्जेस का उसकी वजह से चार्ज है इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज
चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन QP माइनस QP, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ भी मान लेंगे, बाद में देख लेंगे वो। ओके, तो प्लस QP अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, इसके अंदर अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है EP, इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोल बंधु बोल पोलराइजेशन। ओके, बाहर से लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके अंदर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। एक बात बता दूं, बाहर से लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे चार्जेस ऑलरेडी अंदर कैंसिल हो चुके हैं। तो बाहर से लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, अंदर से लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में कम होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा? सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक, मैंने बताया कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर से जो लगा रहा है वो इस तरफ है, अंदर से जो लगा रहा है वो इस तरफ है, तो अंदर से लगाए गए को माइनस कर दे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू बाहर से लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अपने अंदर खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है EP, उसे माइनस कर दे। इस एग्जांपल को ऐसे समझ सकता है, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा था अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, वो 10 अमाउंट का हो सकता है, अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो थोड़ा कम होता है, 2 हो सकता है, नेट कितना बचा? 8। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैलकुलेट करना चाहता था। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक E is equal to E naught minus EP, ये फॉर्मूला है। अब सुन, अगर यही कंडक्टर होता, ये कंडक्टिंग स्लैब होती, अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अगर कंडक्टिंग स्लैब होती तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहां है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे इंड्यूस होता, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे इंड्यूस होता। अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव E नॉट इधर होता, और अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव EP इधर बनाता, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होते। किसके केस में? कंडक्टर के केस में। किसके केस में? कंडक्टर के केस में। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होते, एक दूसरे को कैंसिल कर देते, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता? एकदम 0। इसके अंदर E is equal to E naught minus EP, कौन है ये? डाइलेक्ट्रिक। कौन था ये? कंडक्टर। बात किसकी करनी है? इसकी। तो उधर क्यों ध्यान है तेरा? ध्यान इधर कर। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब मैं एक डेफिनेशन बनाने जा रहा हूं। किसकी? ये जो सब्सटेंस है, इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी? सो मैं डेफिनेशन बनाने जा रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर पहले मैं बता चुका हूं, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम बना रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी की बना रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सुन, पहले फॉर्मूला सुन, एप्सिलॉन r कह ले या k कह ले, डिवाइड नहीं है, ध्यान रखना, स्लैश लगाया है। एप्सिलॉन r का सिंबल ले ले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी के लिए एप्सिलॉन r साइन ले ले, दोनों एक ही बात है। तो फॉर्मूला होता है K is equal to बाहर से लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट अपॉन में इसके अंदर बना हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंबल E ले रखा है, ये हो जाएगा E नॉट अपॉन E की वैल्यू रख दे E नॉट माइनस EP। तो ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 6 फॉर्मूले नहीं है, एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन कैसे बनाएगा? It is defined as the ratio of external electric field to the net electric field inside the dielectric substance. Clear? Definition pause करके बैक करके चेक कर लेना, लिख लेना अपने आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रख, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं पोलराइजेशन डेंसिटी की जहां बात की थी उस पर थोड़ा और आगे बढ़ने वाला हूं, और फिर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूं।
नहीं अभी सीट बेल्ट मत खोल, रुक जा अभी। सुन, पोलराइजेशन डेंसिटी मैंने क्या बताया था तेरे को, चेक कर, कुछ भी कर, चेक कर। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। या फिर इसको जब तू लिखेगा तो हेडिंग लिख देना टू प्रूव, तेरे को प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है तेरे को पोलराइजेशन डेंसिटी सिग्मा पी के बराबर होती है। ये सिग्मा पी क्या है देखते हैं ना, चेक कर लेंगे अभी, क्या दिक्कत है। P जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, P सबस्क्रिप्ट आ रहा है मतलब ड्यू टू पोलराइजेशन। सुन, इन प्लेट्स पे इन प्लेट्स की जो बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे थे, उन प्लेट्स पे जो चार्ज है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इन प्लेट्स पे, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की साइड्स पे, या इन्हीं को प्लेट्स कह रहे, इन साइड्स पे जो चार्ज बन रहा है उस चार्ज की डेंसिटी ये कहलाती है सिग्मा पी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन डेंसिटी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन सिग्मा पी के बराबर होती है। ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे लेके आना है। तैयार है? चल हो जा शुरू। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सर चार्ज, ओके, और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी चल d मान ले। ठीक है सर, तो QP into d हो गया। अब मुझे क्या पता QP, तूने P तू देख, QP into d इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हो गया, अपॉन में वॉल्यूम कम कर, कितना होगा? इस स्लैब का वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट अपॉन में वॉल्यूम किसका है? इस स्लैब का। तो स्लैब का वॉल्यूम क्या होगा? स्लैब का वॉल्यूम होगा इसका एरिया इनटू ये डिस्टेंस, वॉल्यूम एरिया इनटू थिकनेस। यहां पे ये एरिया, इसका एरिया, सामने वाला एरिया इनटू ये डिस्टेंस d, एरिया इनटू d से d को बाई चल रिहा कर उड़ा दे, पोलराइजेशन डेंसिटी आ गया QP अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया, और चार्ज भी कौन सा? इन साइड्स पे जो चार्ज है, इन साइड्स पे चार्ज अपॉन में इस साइड का एरिया इज इक्वल टू इस स्लैब की सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इस स्लैब की सरफेस चार्ज डेंसिटी को बोलूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। यही 6 हैंड्स प्रूफ 6। क्लियर? P is equal to sigma P, ये बहुत काम आने वाला है आगे चल के। मैं एक डेरिवेशन करने वाला हूँ, K is equal to 1 plus chi E, ये नया है, बिल्कुल नया, उस टाइम पे ये फॉर्मूले काम आएंगे, इसलिए अभी याद कर और याद कर। तो ये हो गया पोलराइजेशन डेंसिटी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन के बराबर होती है। मैग्नीट्यूड में इस फॉर्मूले को भी तू याद कर, ये याद कर, सब कुछ याद कर, जो दिमाग में है वो सब निकाल दे, साइड में निकाल दे, कोई काम में नहीं आने वाला, ये काम आएगा जीवन के साथ भी और आज भी, ये मेरा वादा है।